लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया था? क्वेश्चन 5th किया। 6 क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन 6 की लास्ट लाइन में लिखा हुआ है गिव द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रेडियो। तो बनाएंगे जी जर्नल, एक ही बनेगा। On 15th January 2019, Edu sold goods for 30,000 rupees to Gate। जी बेचने की एंट्री 15th January 19, Gate debit to sales account 30,000 30,000। Drew upon later a bill for the same amount payable after 3 months। तो बिल ऑफ एक्सचेंज मिल जाता है जिसके बदले में तो BR नाम की एसेट आ रही है एंड क्रेडिट द गिवर। BR नाम की एसेट आ रही है एंड क्रेडिट द गिवर। आगे The bill was discounted by Edu from his bank for 29,300 on 31st January 19। क्वेश्चन ने बहुत आसानी कर रखी है। मेरी आपको क्या आसानी कर रखी है? इसे डिस्काउंटिंग चार्जेस हमें कैलकुलेट नहीं करने पड़े। जनरली रेट दिया होता है और मंथ दिए होते हैं और हमें खुद ही मेहनत करके डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने हैं कैलकुलेट करने पड़ते हैं। इस बार कैलकुलेट करना ही नहीं पड़ा। 30,000 रुपए का बिल है और डिस्काउंट करा करके 29,300 रुपीज मिल रहे हैं। इसका मतलब 700 रुपीज के डिस्काउंटिंग चार्जेस हैं। क्लियर है? तो सर बैंक में पैसा आया है, बैंक अकाउंट डेबिट कर देते हैं। डिस्काउंटिंग चार्जेस नाम का एक्सपेंस हो गया है 700 रुपए का, आप लोग फुल फॉर्म में लिखेंगे। और BR नाम की एसेट गायब हो गई है पूरे 30,000 रुपए। बताइए ड्यू डेट पे कौन किससे पैसे लेने के लिए जाएगा? बैंक जाएगा गेट के पास पैसे लेने के लिए। अगर पेमेंट हो जाती है बिल की तो बताइए एडू की बुक्स में क्या एंट्री होगी? कोई एंट्री नहीं होगी सर। एडू को ना पैसे लेने और ना पैसे देने, ये सिर्फ गारंटर है। अगर पैसे नहीं दिए, पेमेंट डिसोनर हो जाती है तो ही इसका कोई रोल आता। पेमेंट डिसोनर नहीं होती तो उसका कोई रोल नहीं। क्वेश्चन में कहता है जी द बिल वाज डिसओनर्ड। बिल डिसओनर हो गया जी। क्या एंट्री होगी यहाँ पे बताइए? गेट डेबिट टू गेट डेबिट टू बैंक। बिल्कुल सही है जी। जिसे BR लिया हो उसे करो डेबिट और जिसे BR दिया हो उसे करो क्रेडिट। अब बताइए बैंक मुझसे 29,300 रुपीज लेगा या 30,000? पूरे 30,000 सर। बैंक ने तो 3 महीने का उधार दे दिया ना जिसको उधार देना था। अब तो उसको 30,000 पूरे चाहिए। गेट नहीं देगा तो एडू अकाउंट से काट लेगा। अगर नोटिंग चार्जेस होंगे तो वो भी ऐड हो जाएगा। इस क्वेश्चन में है। ड्यू डेट खुद से कैलकुलेट करें, उसके बाद बोर्ड पर देखें कितनी आ रही है। बोलेंगे नहीं आंसर। ड्यू डेट खुद से कैलकुलेट करें, आंसर बोलेंगे नहीं तो बोर्ड पे से कंफर्म करेंगे कि सही है। 15 जनवरी को बिल बनाया सर 3 महीने का। मंथ में 3 ऐड कर दूं, 15 अप्रैल आ गया। 3 दिन ग्रेस के ऐड कर दूं तो 18 अप्रैल। 18th अप्रैल इज द ड्यू डेट ऑफ द बिल। इसका बिल ऑफ जो हमने डिस्काउंटिंग कराई है 31 जनवरी को, इस डेट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। अप्रैल 19। अच्छा ये वाली एंट्री हुई है, मतलब ये हुई है 18 अप्रैल 19 जिस दिन बिल डिसओनर हुआ ड्यू डेट पर। आगे बढ़ते हैं। It further agreed to pay 10,500 in cash including interest and accepted a new bill for 2 months for remaining 20,000।
एक और आसानी कर रखी है सर, हमें इंटरेस्ट भी खुद से कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, क्वेश्चन में इंटरेस्ट दे रखा। कैश नाम की एसेट आ गई है सर 10,500। बीआर नाम की एसेट आ गई है सर 20,000। गेट क्रेडिट द गिवर 30,000 और इंटरेस्ट रिसीव्ड एक रेवेन्यू हो गया, इनकम हो गई 500। डेबिट कार्ड चेक करें खोला रहा है कि नहीं। चार एस्पेक्ट्स हैं एक ही एंट्री के अंदर, बड़ा ध्यान से देखेंगे इस एंट्री को। कैश नाम की एसेट आ रही है डेबिट, बीआर नाम की एसेट आ रही है डेबिट, क्रेडिट द गिवर गेट क्रेडिट और इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, हमारी इनकम है रेवेन्यू इंक्रीज क्रेडिट। बताइए जितनी एंट्रीज करने के बाद ड्यू डेट पर कौन किससे पैसे लेने के लिए जाएगा? एडीओ जाएगा गेट से पैसे लेने के लिए 2 महीने बाद 20,000। जैसे बोलो 2 महीने 3 दिन बाद 20,000। ठीक, क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे क्या लिखा हुआ। The new bill was endorsed by Edu in favor of his creditor Mr. Jain for a debt of 20,300। 20,300 रुपए देने थे सर, तो हमने जो है वो न्यू बिल इसको एंडोर्स कर दिया। हमारा 20,300 का कर्जा था, डेट मेंशन नहीं कर रखी तो सेम है ये मानूंगा। 1 मिनट का समय दिया जा रहा है कि आपको ट्राई करना है खुद से। 1 मिनट का समय दिया जा रहा है आपको, ट्राई करना है खुद से इसकी एंट्री क्या होगी। तो मैं बोर्ड पे कराता हूँ। इसने कर ली हो, चेक करवाना चाहे बता सकता है, मैं आगे चेक कर लेता हूँ। सही नहीं है, फिर ट्राई कर। एक्सप्लेन थोड़ी ना करा मैंने अभी। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मैं 2 मिनट लिखता हूँ जो आप लोगों ने लिखी हुई थी, जो आप दोनों सबने लिखी थी, मैं वो 2 एंट्री लिख रहा हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि कौन सी सही है और क्यों। एक एंट्री ये लिखी थी काफी बच्चों ने, ध्यान से सुनिए। किसी को मैंने 25,000 रुपए देने, तो मेरे पॉकेट में 15,000 रुपए हैं, फिलहाल मैं उसको 15,000 रुपए दे आया, तो वो हिसाब में 15,000 रुपए लिख लेगा, ऑटोमेटिकली 10,000 रुपए बैलेंस बच जाएगा। बिल्कुल ठीक है। दूसरा केस सुने, मैंने किसी के 25,000 रुपए देने, मेरी पॉकेट में 24,500 रुपए, मैं उसको 24,500 रुपए दे आया। 24,500 रुपए उसने अपने खाते में लिख लिए, ऑटोमेटिकली 500 रुपए बैलेंस दिखाएगा, तो 500 मुझे बाद में कभी देना है। अगर मैं 24,500 देते टाइम ये कहता हूँ कि भाई बस 500 रुपए भूल जाओ, आपने महंगे रेट लगा रखे थे, आपका सामान हल्का था वगैरह वगैरह, अब ये फाइनल सेटलमेंट है, अगर ऐसा कहता हूं तो 500 रुपए डिस्काउंट है, अदरवाइज नहीं। तो डिस्काउंट वाले बच्चे ध्यान दें, हमें क्या लगता है कि अमाउंट ना आसपास है, इसलिए हमें ऐसा लगता कि इसे डिस्काउंट है, 300 रुपए कौन देने आएगा, 20,000 देने थे, 20,000 रुपए का बीआर दे काम खत्म। नहीं, अपनी साइड से हमें डिस्काउंट प्रिज्यूम नहीं करना। क्वेश्चन में डिस्काउंट या फुल सेटलमेंट ऐसी कोई टर्म जरूर मेंशन होनी चाहिए, ये क्लियर करने के लिए कि डिस्काउंट है। कोई सिंपल सी बात है, मेरा बॉस कहता है उसके 20,300 देने थे ना, मैं उसको बीआर दिया है फिलहाल 20,000 रुपए, इतना बोला है जी मेरे बॉस ने, अब मैं डिस्काउंट क्यों मान लूं 300 रुपए का? ठीक बात है। इसलिए नीचे वाला आंसर सही है, ऊपर वाला आंसर गलत। फिर से पढ़ने लाइन, द न्यू बिल वाज एंडोर्स्ड बाय एडयू इन फेवर ऑफ हिज क्रेडिटर मिस्टर जैन फॉर अ डेट ऑफ 20,300। कहीं पर फुल सेटलमेंट या डिस्काउंट की टर्म नहीं लिखी, मतलब 300 रुपए हमारा बैलेंस रह गया जो फ्यूचर में देंगे। बढ़े जी आगे। नए वाले बिल की ड्यू डेट कैलकुलेट करें खुद से, आंसर बोलेंगे नहीं, मैं बोर्ड पे करवाऊंगा, आप लोग चेक कर लेंगे अपना अपना आंसर।
नए वाले डेट बिल डेट कैलकुलेट करेंगे ड्यू डेट। अठारह अप्रैल को बिल बना था सर 2 महीने का, तो अप्रैल में आप 2 महीने जोड़ेंगे तो कितना आएगा जून, और 18 तारीख में 3 दिन जोड़ेंगे तो 21 जून जो है वो नए वाले बिल की ड्यू डेट है। आगे क्या लिखा है जी? अच्छा मुझे बताइए कौन किससे पैसे लेने के लिए जाएगा? मिस्टर जैन। सोचिए ध्यान से, मिस्टर कौन किससे पैसे लेने के लिए जाएगा? मिस्टर जैन पेमेंट लेने के लिए जाएंगे गेट के पास, करेक्ट। एडीओ ने बिल एंडोर्स कर दिया, अब एडीओ को ना पैसे लेने, एडीओ को ना पैसे देने। आगे लिखा हुआ है द न्यू बिल वाज ड्यूली मेट बाय गेट ऑन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी पर गेट ने पैसे दे दिए मिस्टर जैन। बताइए जी क्या एंट्री होगी यहाँ पर? कोई एंट्री नहीं करता। करेक्ट सर, हम यहाँ पर पीआर वाले हैं, हम पीआर ऑलरेडी दे चुके हैं, हमें ना पैसा लेना हमें ना पैसा देना, हम यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। सही है जी? नॉलेज पर्पस से पूछ रहा हूँ, अगर बिल डिसऑनर हो जाता तो एंट्री क्या होती? सर गेट डेबिट टू मिस्टर जैन। बिल्कुल सही, जिससे बीआर लिया हो उसे करो डेबिट, और जिसे बीआर दिया हो उसे करो क्रेडिट। ये एंट्री होती अगर बिल डिसऑनर हो जाता तो। इस क्वेश्चन में लिखा है बिल पेमेंट हो गई है टाइम से, इसलिए हमें ये वाली एंट्री नहीं करनी। क्लियर हो गई जी बात? बढ़िया, अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ रहे हैं जी, लास्ट लाइन। चैप्टर जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, इस चैप्टर का टेस्ट होगा, ध्यान रखें। तो आप होमवर्क वगैरह जो भी है अपना टाइमली करते रहें। जो टॉपिक के बाद लिखा हुआ है सेशन एक्सरसाइज ऐसा नहीं कर रहे, इकट्ठे करोगे तो बहुत बर्डन एकदम से आ जाएगा। तो टॉपिक कंप्लीट होते ही तुरंत उसका होमवर्क करते रहें, डाउट्स वगैरह पूछते रहें। चैप्टर खत्म होते ही टेस्ट होगा इसका। अब सारे टेस्ट ऑफलाइन ही होंगे, सब्जेक्टिव ही होंगे। चैप्टर खत्म होते ही टेस्ट होंगे, पूरे साल ही चलेगा। सर इसकी डेट क्या है? ये लिखी है ना डेट, ये डेट इसकी एंट्री एक ही तो है, ये वाली, ये तो एंट्री है ही 18 अप्रैल को ये वाली एंट्री हुई है, ये डेट तो इसी एंट्री की है। 7th क्वेश्चन की पढ़ रहे हैं कि लास्ट लाइन, रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ ऑल 3 पार्टीज। बनाइए जी, 3 लेटर बनाइए, 3 जर्नल बनाइए। लेटर नहीं जर्नल। टर्म 2 का सबसे इजी चैप्टर है ये वाला। टर्म 2 में चैप्टर्स ही बहुत कम है, चैप्टर्स मैक्सिमम जो है वो लेंथी हैं, नंबर ऑफ चैप्टर्स कम है। टर्म 1 में अलग, टर्म 1 में चैप्टर छोटे छोटे थे, चैप्टर बहुत सारे थे, 15 चैप्टर थे। अब चैप्टर्स कम है लेकिन लेंथी चैप्टर। सबसे इजी चैप्टर ये वाला टर्म 2 का। एडीयू, दूसरा नाम है गेट, और तीसरा नाम है मिस्टर जैन। लास्ट टाइम इसलिए पढ़वा रहा हूँ मैं, आपको भी ध्यान रहे एग्जाम में पहले लास्ट टाइम पढ़नी है, इससे आपको आइडिया रहेगा कितने लोगों की बुक्स बनानी है। सबकी नहीं बना के आ जाना, जैसे एक की बनाई मांगी हो, 2 की आपने बनाई, 1 की, तो भी मार्क्स कटेंगे। ना एक्स्ट्रा करना ना कम करना। पढ़ते हैं जी, एडीयू परचेज गुड्स फॉर 12,000 रुपीज। 12,000 रुपए के गुड्स खरीदे हैं 1 जून 2019 को गेट से खरीदे। एडीयू ने खरीदे हैं मतलब गेट ने बेचे हैं।
On the same date accepted a bill of exchange payable after 3 months. उसने सर बीपी इशू कर दिया है, गेट क्रेडिटर नाम की लायबिलिटी खत्म, या ऐसा बोलो डेबिट द रिसीवर। बीआर नाम की एसेट आ रही है और क्रेडिट द गिवर। सिक्सटी 70% एंट्रीज हर एक क्वेश्चन में सेम है, रिपीट है। आपने थोड़ी भी मेहनत करी हो तो एग्जाम में 50-60% एंट्रीज तो बिल्कुल सही लिख करके हैं। जो टफ होती हैं वो 2-3 ही एंट्री हैं सभी में से, तो उसके बाद अलग आ रही है, चेंज हो रही है। लिखा हुआ जी 3 दिन के बाद मिस्टर गेट ने एंडोर्स कर दिया वो बिल मिस्टर जैन को। पिछले क्वेश्चन 6 क्वेश्चन पढ़ा हमने, उसमें डिस्काउंटिंग, डिसऑनर, एंडोर्समेंट, ये तीनों चीजें मिक्स कर रखी थी, नोटिस करी सभी ने। क्वेश्चन 6 जो किया था उसके अंदर डिस्काउंटिंग, एंडोर्समेंट, रिन्यूअल और डिसऑनर, चार चीजें मिक्स कर रखी थी क्वेश्चन के अंदर। सब पर रिवीजन हो गया, सब वापस आते हैं। तो गेट ने एंडोर्स कर दिया है वो बिल मिस्टर जैन, मिस्टर जैन डेबिट टू बीआर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट टू द। डेट क्या लिखी बताइए सर 4 करेक्ट, 4th ऑफ जून लिखा हुआ है। 3 दिन के बाद 1 तारीख में आप जब 3 दिन ऐड करोगे तो 4 तारीख बन जाइए मिस्टर जैन के अकाउंटेंट, बन जाइए मिस्टर जैन के अकाउंटेंट। उसको बीआर रिसीव हो रहा है गेट्स 4th of June 19 BR debit to gate 12,000। बढ़े जी आगे, बताइए मैच्योरिटी पर कौन किससे पैसे लेने के लिए जाएगा? मिस्टर जैन जाएंगे किसके पास? एडू के पास। आगे बढ़ते हैं। On maturity, the bill was dishonored for non-payment and Mr. Jain had to pay 100 rupees as noting charge। 1 मिनट का समय, एंट्री कीजिए तीनों के पुस्तक। मुझे बताइए जो मंथ ऐड करने हैं मुझे 3 महीने 3 दिन, वो 1 जून में ऐड करने हैं या 4 जून में ऐड करने हैं? क्योंकि सर बिल बना है 1 जून को, एंडोर्समेंट तो कभी भी हो सकती है, जिस दिन बिल बना है उस डेट से काउंट करते हैं हम, इसलिए 1 जून में ऐड किया जाएगा। 3 महीने और 3 दिन, तो ये 4th of September ये आई है ड्यू डेट, मैं डेट डाल रहा हूँ 4/9/90, तीनों के बुक्स में 4/9/90। नोटिंग चार्जेस, ये वर्ड्स, ये टर्म कौन लिखता है? सिर्फ बीपी वाला, सिर्फ बीपी वाला। बीपी नाम की लायबिलिटी पूरी खत्म, 12,000 रुपये, क्योंकि बीपी तो एक्सपायर हो गया है। नोटिंग चार्जेस नाम का खर्चा हो गया 100 रुपये। जिसे बीआर दिया हो उसे करो क्रेडिट, किसने बीआर दिया था? गेट को। भाई देखो बीपी वाले के यहाँ बीपी तो डेबिट होना ही होना है, चाहे ये पैसे दे या ना दे, क्योंकि बीपी तो एक्सपायर हो गया, मैच्योर हो गया। नोटिंग चार्जेस हैं, एक्सपेंस हैं तो लिखा जाएगा, वरना नहीं। पैसे दे रहा है तो टू कैश, पैसे नहीं दे रहा तो टू ड्रॉ। बेसिकली जिसे बीआर दिया हो उसे करो क्रेडिट। मिस्टर जैन क्या देखते हैं सर, वापस से गेट से पैसे लेगा, तो 12,000 रुपए लेने हैं सर इसको गेट से, लेकिन 100 रुपए इसके अपनी जेब से देने पड़ गए, तो ये पैसे भी उसी से लेगा। अभी गेट से लेगा पूरे 12,100 रुपए, 12,000 रुपए बीआर के और 100 रुपए कैश, तो नोटिंग चार्जेस किसने पे करा?
यहाँ पर कई बच्चे लिख देते हैं टू नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस तो कभी क्रेडिट मत करना, क्योंकि क्रेडिट करने का मतलब है आप उसको इनकम मान रहे हो। इनकम तो सिर्फ नोटरी पब्लिक की होगी। जैसे पूरे चैप्टर के अंदर कभी भी डिस्काउंटिंग चार्जेस क्रेडिट तो नहीं होंगे, क्योंकि क्रेडिट का मतलब है उसको इनकम मान लेना। इनकम तो सिर्फ बैंक की होती है, बैंक की बुक्स हमसे मांगी नहीं जाती। बैंक के अकाउंट्स कैसे बनते हैं? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और कंपनीज एक्ट, इन दोनों को मिला करके कॉन्सेप्ट निकाला जाता है, उसके हिसाब से बनाए जाते हैं बैंक के अकाउंट्स। बैंक के अकाउंट्स ना 11th में है, ना 12th में है, ना ग्रेजुएशन में है, सीधे इंटर में जाकर के है। बैंकिंग, इंश्योरेंस और इलेक्ट्रिसिटी, इन 3 टाइप की कंपनियों के अकाउंट्स। 16 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आते हैं, उसमें सीखते हैं कि ये लोग अकाउंट्स कैसे बनाते हैं। तो बैंक के अकाउंट्स कभी हमें एग्जाम्स में पूछे नहीं जाएंगे 11th, 12th और ग्रेजुएशन में। चलिए ये ओरिजिनल बीआर वाला है जी। ओरिजिनल बीआर वाला क्या एंट्री करता है डिसऑनर के केस में? बताइए फटाफट। जिससे बीआर लिया हो उसे करो डेबिट एड्यू टू मिस्टर जैन। तो जिसे बीआर दिया हो उसे करो क्रेडिट टू मिस्टर जैन। कितना अमाउंट लिखो? 12,100 इसको एड्यू से लेने हैं, 12,100 इसे मिस्टर जैन को देने हैं। एंट्री हो गई जी तीनों की बुक्स में। अब मिस्टर जैन पैसे मांगेगा गेट से, गेट पैसे मांगेगा एड्यू से। बढ़ते ही जाके क्या हुआ? 3 days आफ्टर द डिसऑनर ऑफ द विल, मतलब कि 7 सितंबर की बात हो रही है। 4 सितंबर को ड्यू डेट थी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 3 दिन के बाद, तो 7th of September की बात हो रही है। 3 दिन के बाद, डिसऑनर के 3 दिन के बाद गेट मेड फुल पेमेंट टू मिस्टर जैन। तो गेट ने मिस्टर जैन को फुल पेमेंट कर दी। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट 12,100 रुपए 7th of September, बिल की ड्यू डेट के 3 दिन के बाद। तो 4 जून में हमने 3 दिन जोड़े तो 7th of September आया जी। फुल पेमेंट लिखा हुआ, तो 12,100 रुपए देने थे, 12,100 रुपए दे दिए। पैसे ये दे रहा है तो पैसे ये ले रहा। अकाउंटेंट हम दोनों के। कैश नाम की एसेट आ गई सर 12,100 रुपए एंड क्रेडिट द गिवर। कैश नाम की एसेट आ गई 12,100 रुपए एंड क्रेडिट द गिवर। अब किसको किससे पैसे लेने रह गए? गेट को पैसे लेने एड्यू से 12,100 रुपए, ये पेंडिंग रहेगी। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा होगा? 15 days आफ्टर द डिसऑनर ऑफ द बिल, 15 दिन के बाद। मुझे डेट बताएंगे प्लीज। 19 सितंबर। बिल्कुल सही सर। 4 तारीख में अगर आप 15 दिन जोड़ोगे तो 19 तारीख आएगी। 15 दिन के बाद क्या हुआ? एड्यू पेड 4,000 रुपीज टू गेट, 4,000 रुपए दे दिए। बैलेंस कितना रह गया? 8,000। अच्छा 12,000 टोटल था, ठीक ठीक। 8,100 टोटल 12,100 रुपए देने थे। 4,000 रुपए उसने कैश दे दिया, तो बैलेंस रह गया 8,100। आगे बढ़ते हैं। एंड रिक्वेस्टेड हिम टू ड्रॉ अ सेकंड बिल, दूसरा भी नया बिल बनाते। तो ये केस आ गया रिन्यूअल वाला, रिन्यू किया जा रहा। प्लस 180 रुपीज फॉर द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल आफ्टर 2 months। It accepted the proposal and drew the bill on edu, which was accepted by it. चलिए इसके पास सर कैश नाम की एसेट आ रही है कितनी? 4,000। बीआर का अमाउंट खुद कैलकुलेट करें, आंसर बोले नहीं। वो आंसर बोले नहीं, कैलकुलेट करके लिख लें। चेक करते हैं किस किस का सही है। आंसर बोलेंगे नहीं, बीआर का अमाउंट कैलकुलेट करें खुद से। To Mr. Jain, credit the giver to interest received account। इंटरेस्ट मिल रहा है, ये हमारी इनकम हो गई। अच्छा सॉरी, एड्यू है, मैं गलती की यहाँ पर। क्रेडिट द गिवर, एड्यू स्टैम्प बिल ऑफ एक्सचेंज ब्रोकर एक्सेप्ट करके दे रहा है।
रिसीव। देखिए जी बीआर का अमाउंट कैसे आएगा, 8,100 रुपए लेने थे और 180 रुपए इंटरेस्ट के भी लेने, उसमें से माइनस 4,000 रुपए कैश में मिल गए, बाकी बचाएगा। 4,000 देखो किस किस का सही था, टोटल 12,000 आएगा, टोटल 12,100 रुपए लेने थे और उसमें से 180 रुपए इंटरेस्ट के भी 8,000 है ना, 8,000 चार पहले माइनस कर दिए, टोटल 12,100 रुपए लेने थे। यहाँ पर देखिए इसमें से 180 रुपीज इंटरेस्ट के और ऐड करने हैं, तो ये हो गया 12,280, इसमें से 4,000 मिल गए तो बच गया 8,280। एडयू से पैसे लेने थे 12,100 रुपए, इंटरेस्ट है 180 रुपए। चेक कीजिए डेबिट क्रेडिट कॉल आ रहा है क्या? इसने नोट कर लिया हो जी, एंट्री कोशिश करें करने की एडयू के बुक्स में, एडयू के बुक्स में एंट्री क्या होगी, कोशिश करें करने की। डेबिट द रिसीवर, गेट डेबिट, इंटरेस्ट पेड अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस हो गया सर, एक्सपेंस डेबिट होता। टू कैश अकाउंट क्रेडिट वाज गोज आउट, टू बीपी लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट, कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट आना है। बीआर में 8280 है, बीपी में 8280, कैश में 4,000 है, कैश में 4,000, इंटरेस्ट में 180 है, इंटरेस्ट में 180 है, इसके लिए ये क्रेडिटर है 12,100 रुपए से, लायबिलिटी डिक्रीज डेबिट। ड्यू डेट पर कौन किससे पैसे लेने के लिए जाएगा? गेट जाएगा एडयू से पैसे लेने के लिए और अमाउंट है 8280। आगे लिखा हुआ है एंड वाज ड्यूली मेट ऑन मैच्योरिटी, जो नया वाला बिल है उसकी पेमेंट मैच्योरिटी पर हो जाती है। कैलकुलेट करें ड्यू डेट, आंसर बोले नहीं, कैलकुलेट करेंगे ड्यू डेट, आंसर बोलेंगे नहीं। सितंबर 19 को बिल ड्रॉ किया गया था 2 महीने का, तो यहाँ 2 ऐड कर दो, यहाँ 3 ऐड कर दो। 22 नवंबर 2019 ये है जी नए वाले बिल की ड्यू डेट। पेमेंट मिल गई है तो ये पैसे दे रहा है और ये पैसे ले रहा है। एंट्री करने की कोशिश करें खुद से। बिल्कुल सही है। बीपी डेबिट टू कैश, बीपी नाम की लायबिलिटी खाता और कैश नाम की एसेट का। क्या एंट्री होगी एडयू की बुक्स में? कैश डेबिट टू बीआर। बिल्कुल सही है सर। कैश नाम की एसेट आ रही है और बीआर नाम की एसेट जा रही है 8280। नोट कर लिया जी सभी। इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है सर रिटायरमेंट। टॉपिक अनइम्पॉर्टेंट है इसलिए एक ही क्वेश्चन है। आपको वैसे कोई भी टॉपिक जानना हो कि इम्पोर्टेंट है कि अनइम्पोर्टेंट है तो मेरे नोट्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस का आइडिया लगा लेगा। मेरा सिस्टम ऐसा नहीं है कि हर टॉपिक के बराबर क्वेश्चंस रखने, मैं क्वेश्चंस रखता ही हूँ इम्पोर्टेंस के हिसाब से। जो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसके ज़्यादा क्वेश्चन, जो टॉपिक कम इंपॉर्टेंस के कम। जैसे इस चैप्टर के पहले पेज पे सारे केस बिना डिसऑनर वाले थे, उस सब में एक ही क्वेश्चन है।
कि वो अनइम्पोर्टेंट एग्जाम में कभी नहीं है। डिसऑनर आने से ही क्वेश्चन में थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, तो डिसऑनर के क्वेश्चन ही आते हैं। सेकंड पेज से चालू होगा डिसऑनर वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। रिन्यूअल के टॉपिक के अंदर देखिए आपने, रिन्यूअल भी आ गया, क्या एंडोर्समेंट भी आ गया, डिस्काउंटिंग भी आ गई, डिसऑनर भी आ गया, 3-4 चीज़ें मिक्स हो जाती हैं तो कुछ क्वेश्चन की वर्ड बनती है 6 नंबर के आसपास की। चलिए रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है ध्यान से देखिए। इस दिन मान लीजिए बिल ड्रॉ हुआ है, 3 महीने का बिल है, तो 4 अप्रैल 19 इसकी ड्यू डेट आएगी। क्या सीखा हमने रिन्यूअल के केस में कि इस डेट पर बीपी वाले के पास पैसे नहीं हैं, तो वो कहता है कि और एक्सटेंड कर दो उसको, तब वो 2 महीने एक्सटेंड कर दिया, ये न्यू ड्यू डेट आ गई। ये 2 कॉन्सेप्ट है रिन्यूअल के केस में, जब पेमेंट अरेंज नहीं होती। जनरली ऐसा ही होता कि पेमेंट टाइम पर सामने वाला अरेंज नहीं कर पाता, कभी नहीं होता। ऐसा बहुत रेयरली होता है कि सामने वाला पर्सन टाइम से पहले आकर पैसे दे जाए। किसी को हमें किसी से पैसे लेने हैं तो टाइम पर पैसे दे देगा, या तो ऐसा होता है, या फिर ऐसा होता है कि वो टाइम पर पैसे नहीं देगा। ऐसा बहुत रेयरली होता है कि सामने वाला पर्सन टाइम से पहले आकर पैसे दे जाए। ये अनोखा केस ही रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट वर्ड का मीनिंग, रिटायरमेंट वर्ड से हम क्या समझते हैं? रिटायरमेंट वर्ड से हम ये समझते हैं सर 60 साल की एज हो गई, काम करना बंद कर दिया। एक जनरल जो हमारे वर्ड पढ़ते ही माइंड में जो क्लिक करती है बात, वो ये करती है। एग्जैक्ट रिटायरमेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि अभी लाइफ ऑफ स्पेन बचा हुआ है हमारा, और हम बीच में इसको तोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं काम। 12th क्लास में पढ़ेंगे चैप्टर, उसका नाम भी रिटायरमेंट है। उसमें क्या होता है कि पार्टनरशिप फर्म चल रही है, उसके अंदर एक पार्टनर फर्म छोड़ करके जा रहे हैं, मुझे अब इसके साथ में काम नहीं करना, मैं कुछ और काम करना चाहता हूँ, उसको भी हम रिटायरमेंट बोलते हैं। उस टाइम भले ही उसकी एज 30 साल या 40 साल या 50 साल, क्योंकि उसका लाइफ स्पैन अभी है, फर्म अभी भी चल रही है, वो बीच में छोड़ करके जा रहा है, इसको रिटायरमेंट ही बोलते हैं इस टर्म को। समझ रही बात? अब देखिए 1 जनवरी को 19 को बिल बना है, इसकी ड्यू डेट है 4 अप्रैल। अब सपोज 4 मार्च 19 मतलब ड्यू डेट से जस्ट 1 महीना पहले बीपी वाला आ जाता है और बीआर वाले से कहता है कि भाई मेरे पास पैसे अरेंज जल्दी हो गए, मुझे पैसे देने तो 4 अप्रैल को हैं, लेकिन मेरे पास पैसे 4 मार्च को ही अरेंज हो गए, तुम चाहो तो पैसे भी ले सकते हो। बीआर वाला क्यों मना करेगा? उसको पैसे मिलते किसी को बुरे लगते हैं, बीआर वाला पैसे ले ले। लेकिन बीपी वाला कहेगा 1 महीने पहले पैसे दे रहा हूँ, क्यों दूँ? कुछ मेरा बेनिफिट होना चाहिए, मुझे कुछ डिस्काउंट चाहिए, कुछ रिबेट चाहिए, कुछ छूट चाहिए, तभी देखो मैं पहले पैसे दूंगा, और अपने पास रखूंगा पैसे में। चलो अगर मैं रखूँ या कुछ भी करूँ, 1 मंथ के बाद ही पेमेंट करूँगा, वरना। बीआर वाले को क्या कॉन्सेप्ट आता है? देखो तो वो मना कर सकता है कि भाई मैं डिस्काउंट नहीं दे रहा, मैं तो पूरे पैसे दूँगा, 1 महीने बाद दे दियो चाहे, वो मना कर सकता है। लेकिन वो एक्सेप्ट कर लेता है सपोज, क्योंकि बिजनेसमैन को हमेशा पैसों की नीड होती है। वो कहता है ठीक है, थोड़ा इंटरेस्ट काट ले, मुझे पैसे भी दे, बिजनेस के अंदर लगाऊंगा और अर्न कर लूंगा। जितना इंटरेस्ट कटेगा उससे ज़्यादा तो अर्न कर लेगा बिजनेस के अंदर पैसा लगाकर। एक बात। दूसरी बात, टेंशन खत्म होती है, रिस्क खत्म होता है कि मान लीजिए 1 महीने बाद इंसॉल्वेंट हो गया तो पैसे कहाँ से मिलेंगे? 1 महीने बाद उसने पैसे नहीं दिए तो फिर कौन कोर्ट केस करेगा, कौन कोर्ट के चक्कर काटेगा? इन सब हेडेक से बचना चाहता है तो इंसान को जितना जल्दी पैसे मिल जाए उतना अच्छा, भले डिस्काउंट वगैरह देना पड़े। जो एनपीए होते हैं, एनपीए से बताता हूँ कि क्या होता है बैंक में। एनपीए बोलते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। थोड़ा मैं चैप्टर से बाहर आ रहा हूँ। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स किसे कहते हैं? जो लोग अपनी ईएमआई नहीं दे रहे 90 दिनों से, 90 डेज हो चुके हैं और वो अपनी ईएमआई नहीं दे रहे हैं, तो उन लोन वालों को बैंक वाले एनपीए घोषित कर देते हैं। उनकी अलग कैटेगरी बना लेते हैं, एनपीए कैटेगरी। उसकी एक स्पेशल ब्रांच होती है एनपीए ब्रांच, वो फिर हैंडल करती है, टेक ओवर करती है कि उनसे कैसे टैकल करना है। तो नॉर्मली क्या होता है, मान लीजिए मैं अपनी ईएमआई नहीं दे रहा, फॉर एग्जांपल मैंने कार लोन ले रखा है और कार लोन की मैंने ईएमआई नहीं दी, मेरे पास कुछ रिमाइंडर आएगा, पेनल्टी लगेगी, कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लगेगा, यही होगा, लेकिन मैं तब भी पे नहीं कर रहा। फिर दोबारा नोटिस आएगा। ऐसा नहीं कि मतलब जिस दिन मान 2 तारीख को ईएमआई नहीं हुई तो 3 तारीख को कार उठा के ले जाएंगे, ऐसा नहीं होता। थोड़ा टाइम दिया जाता है, रिलैक्सेशन दी जाती है। तो 90 डेज हो गए हैं और मैं तभी पेमेंट नहीं कर रहा, तो वो एनपीए के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। फिर एनपीए वाले देखते हैं कैसे टैकल करना है। कोर्ट केस चलेगा, उसमें डिसाइड किया जाएगा, कुछ सिक्योरिटी पर है तो उसको मोर्टगेज किया जाएगा,
और नहीं है तो फाइनल सेटलमेंट भी की जाए। मतलब बैंक वाले बार्गेनिंग भी करते हैं कोर्ट में फिर, क्योंकि 10 लाख का लोन है आपका, इंटरेस्ट मिला के 15 लाख बैठता है, आप चाहे 10 लाख रुपए दे दो 5 लाख इंटरेस्ट छोड़ो, अभी फाइनल सेटलमेंट करो, ऐसा कुछ ये उनका उस टाइम एग्रीमेंट होता है कि आधे पैसे दे दो। डिपेंड करता है सिक्योरिटी कितनी है, अनसिक्योर्ड कितना है। फॉर एग्जाम्पल होम लोन लिया हुआ लेकिन घर से निकालना इतना आसान नहीं होता किसी को। तो ऐसे केस में रिटायरमेंट काउंसिल समझ गया क्या होगा कि ड्यू डेट से पहले ही बीपी वाला आ जाता है बीआर वाले को पैसे देने, लेकिन बदले में वो कुछ डिस्काउंट, कुछ छूट की उम्मीद कर रहा है। छूट को इंग्लिश में रिबेट कहते हैं। तो रिबेट की उम्मीद कर रहा है, वो रिबेट दे देता है बीआर वाला। इस बार जो रिबेट है वो एक्सपेंस किसके लिए? बीआर वाले के लिए। और इनकम किसके लिए? बीपी वाले। नोटिंग चार्जेस में उल्टा था, नोटिंग चार्जेस में एक्सपेंस था बीपी वाले के लिए और इनकम तो नोटरी पब्लिक की थी। इनकम तो ना बीआर वाले की थी ना किसी की थी, इनकम तो नोटरी पब्लिक की थी, एक्सपेंस बीपी वाले का था। इस बार जो रिबेट है वो इनकम है बीपी वाले, क्योंकि इसको डिस्काउंट मिल रहा है, वो पहले पेमेंट कर रहा है, इसको डिस्काउंट मिल रहा है, तो बीआर वाला डिस्काउंट दे रहा है उसके लिए एक्सपेंस। ठीक है जी, पढ़ते हैं क्वेश्चन। मैं पढ़ा क्वेश्चन की लास्ट लाइन, जर्नलाइज द अबाउट ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ एड्यू एंड गेट। बनाए किसको जर्नल? On 1st January 2019, Edu sold goods for 20,000 rupees to Gate. चलिए, which? Drew upon him a bill of exchange payable after 3 months. इसको बीआर रिसीव हो जाता है गेट से और ये एडी को बीपी इशू कर देता है। कैलकुलेट करेंगे ड्यू डेट 1 जनवरी 19 को बिल बना है 2 महीने का, मंथ में 2 ऐड करें, डेज में 3 ऐड करें, 4 मार्च आई है जी ड्यू डेट इस बिल ऑफ एक्सचेंज की। इसमें लिखा है 1 मंथ बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द बिल। मैच्योरिटी ऑफ द बिल से 1 महीना पहले, मतलब कि 4 फरवरी की बात हो रही है। 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट, 4 मार्च से 1 महीना पहले, मतलब 4 फरवरी। 1 month before the maturity of the bill, Gate approached Edu to accept the payment against the bill. पेमेंट एक्सेप्ट कर लो, 1 महीना पहले ही बोल रहा हूँ। रिबेट मिलेगा, छूट मिलेगी 12% पर एनम के हिसाब से। मुझे बताइए कितने महीने का रिबेट दें? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने? 1 महीने, क्योंकि हमें 1 महीना पहले पेमेंट मिल रही तो डिस्काउंट भी 1 महीने का ही दें। 1 month, 2 month, 3 month, 4 month। मान लीजिए बिल ऑफ एक्सचेंज 4 महीने का और मुझे पेमेंट मिल रही है 1 महीने बाद, तो डिस्काउंट कितने महीने का देंगे? 1 महीने 3 महीने का। बिल ऑफ एक्सचेंज मान लीजिए 4 महीने का है और जो पेमेंट मिल रही है हमको, बीआर वाले को पेमेंट मिल रही है 1 महीने बाद मिल रही है,
तो डिस्काउंट कितने महीने का देंगे, रिबेट कितने महीने का देंगे, 3 महीने का। जितनी जल्दी पेमेंट मिल रही है उतना तो डिस्काउंट देंगे हम। पेमेंट यहाँ मिल रही है तो कितना महीने का डिस्काउंट, 2 महीने का। पेमेंट यहाँ मिल रही है तो कितना महीने का डिस्काउंट, 1 महीने का। ठीक है, तो रिबेट का पीरियड कैलकुलेट कैसे करते हैं सर, पेमेंट की डेट से मैच्योरिटी की डेट। मैंने लिखा हुआ है इसी क्वेश्चन के एंड में ग्रीन कलर से, रिबेट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट, जिस दिन बिल रिटायर किया जा रहा है मतलब जिस दिन पेमेंट हो रही है, टू द डेट ऑफ ड्यू डेट। ध्यान रहेगा जी, इसमें कंफ्यूजन नहीं हो, ध्यान रहेगा। चलिए, एड यू एग्री टू रिक्वेस्ट द गेट एंड गेट रिटायर्ड द बिल अंडर द एग्रीड रेट ऑफ रिबेट, जनरल इंटरेस्ट पास कर दी है। इसको पैसे मिल रहे हैं जी, कैश अकाउंट डेबिट, ये रिबेट दे रहा, इसके लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, और बीआर नाम ये सब खत्म हो गए। बढ़े जी आगे, ट्रेंड रो किसकी यहाँ बताइए सर, बीपी नाम की लायबिलिटी खत्म हो गई, कैश नाम की एसेट कम हो गई, और रिबेट नाम की इनकम हो गई। अमाउंट पे ट्राई करना सर, बीआर का अमाउंट तो हमें पता, वही अमाउंट बीपी का, रिबेट का अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। 200 रुपीज आ रहा है, 20,000 मल्टीप्लाई बाई 12% मल्टीप्लाई बाई 1/1, 12% का मतलब 1% पर मंथ होता है, 1 महीने का 1% हो गया, 20,000 का 1% 200 रुपये। बीस 20,000 में से अगर 200 रुपये का रिबेट में प्लस करोगे माइनस करेंगे सर, हमें 19,800 रुपये मिलने वाले हैं। अगर मैं बीपी वाले का अकाउंटेंट हूँ तो हम सिर्फ 19,800 रुपये देने वाले हैं, 1 महीना पहले पैसे देके हमने 200 रुपये का फायदा कर लिया। नोट कर लिया जी सभी ने, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। टॉपिक सारे कंप्लीट हो चुके हैं, बस मिस्टिनेस नाम का टॉपिक बनाया हुआ है, इसमें कुछ मिक्स टाइप की क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस करना, अदरवाइज चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो इस संडे को टेस्ट होगा इसका। पहला क्वेश्चन, अ बिल फॉर 27,000 rupees is drawn by edu on gate। edu ने बिल ड्रॉ करा है, अब edu ड्रॉवर है, edu बीआर वाला, गेट पर बिल ड्रॉ किया गया है तो गेट बीपी वाला, एंड एक्सेप्टेड बाय द लेटर, लेटर मतलब बाद, और इसका नाम बाद में लिखा हुआ, मतलब गेट का नाम बाद में लिखा हुआ है तो गेट की बात कर रहे हैं। एक्सेप्टेड बाय गेट, पेबल एट आईसीआईसीआई बैंक, बैंक का नाम। शो व्हाट जर्नल एंट्रीज वुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ एडू, सिर्फ एडू की बुक्स में जर्नल मांगा है जी, बना लीजिए एक फॉर्मेट। अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस इफ द बिल इज मेट ऑन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी पर बिल मिल जाता है मतलब कि डिसऑनर नहीं हो रहा है, ये वाला केस है। केस 1 पढ़ रहे हैं जी, तो पहले तो बीआर मिलने की एंट्री कर लेते हैं, बीआर डेबिट टू गेट 27,000, ये तो कॉमन एंट्री होगी है ना। अब फर्स्ट केस स्टार्ट कर रहा है, फर्स्ट केस में लिखा हुआ है द बिल इज एंडोर्स्ड बाय एडू इन फेवर ऑफ हिज क्रेडिटर मिस्टर जैन इन फुल सेटलमेंट। डेबिट द रिसीवर, credit what goes out, credit all incomes and gains,
को 27,120 रुपीज की पेमेंट करनी थी हमें। हमारे पास बीआर था 27,000 रुपीज का, वो दे दिया और 120 रुपीज अपनी साइड से डिस्काउंट नहीं माना। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ था फुल सेटलमेंट हुई है, इसलिए डिस्काउंट माना और डिस्काउंट की एंट्री करी। फुल सेटलमेंट नहीं लिखा होता हम भी डिस्काउंट नहीं लिखते। अब बताइए क्या एंट्री होगी ड्यू डेट पर? क्या एंट्री होगी ड्यू डेट पर बताइए? नो एंट्री सर, बीआर हमारे पास है ही नहीं। बीआर हमने मिस्टर जैन को दे दिया। अब ड्यू डेट पर मिस्टर जैन जाएंगे मिस्टर गेट से पैसे लेने के लिए, हमें कोई एंट्री करनी ही नहीं। अगर बिल डिसोनर होता तो एंट्री करनी होती। क्वेश्चन में मेंशन है द बिल इज मेट ऑन मैच्योरिटी, तो बिल डिसोनर हुआ ही नहीं है, इसलिए नो एंट्री। फर्स्ट केस कंप्लीट होता है यहाँ पर, ठीक है। सेकंड केस पढ़ रहे हैं, द बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। bill sent for collection account debit to BR। सर बिल तो मिस्टर जैन के पास है नहीं, सेकंड केस का मतलब है कि अलग है। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर हमें केसेस दे रखे होते हैं तो सारे केसेस ना इंडिपेंडेंट होते हैं। जब हम फर्स्ट केस पढ़ें तो सेकंड ना देखें, जब सेकंड केस पढ़ें तो फर्स्ट भूल जाएं। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग इंफॉर्मेशन है, पहली दो लाइनें वो कॉमन है हर एक केस के लिए। फर्स्ट और सेकंड केस बोथ केस इंडिपेंडेंट है, ठीक है जी। तो जब सेकंड केस पढ़े तो फर्स्ट भूल जाएं। तो हमने बीआर जो है वो बैंक में रखवा दिया है कलेक्शन करने के लिए। बैंक में दो तरीके से होता है सर बिल, एक तो डिस्काउंटिंग करवा लेते हैं, उस टाइम हमें अभी पैसे चाहिए तो डिस्काउंटिंग कटवा करके हम पैसे अभी ले लेते हैं। ये वाला केस कौन सा है कि हमें पैसे अभी नहीं चाहिए, हमें बैंक से सर्विस चाहिए कि ड्यू डेट पर हमें खुद ना जाना पड़े, बैंक खुद ही जाकर के पैसे कलेक्ट कर ले हमारे बिहाफ पर। ये सर्विस ले रहे हैं फिलहाल हम बैंक से। ड्यू डेट पर कौन किससे पैसे लेने के लिए जाएगा? बैंक ही जाएगा गेट से पैसे लेने के लिए, और गेट ने पैसे दे दिए। क्या एंट्री होगी बताइए? सर बैंक अकाउंट टू डेबिट टू बिल। बैंक नाम के साथ बढ़ जाएगा सर, जैसे बैंक बिल लेकर के जाएगा गेट के पास, गेट ने पैसे दे दिए, वो पैसा बैंक हमारे अकाउंट में जमा कर देगा। हमने डिस्काउंटिंग नहीं कराई थी कि बैंक अपने पास पैसे रख लेगा, डिस्काउंटिंग नहीं कराई थी हमने सिर्फ बैंक में रखवाया था बिल। ये कहा था ड्यू डेट पर गेट के अकाउंट से पैसा लेकर के हमारे अकाउंट में डाल देगा। पेमेंट आ चुकी है गेट से तो बैंक हमारे अकाउंट में पैसा डाल देगा, तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, और हमने जो नया अकाउंट ओपन किया था वो वाला अकाउंट क्लोज कर देंगे। टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। लास्ट एंट्री में क्या चेंज आता अगर बिल डिसओनर हो जाता? सर गेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। सर बिल सेंड फॉर कलेक्शन। सिर्फ कैश की जगह, सॉरी बैंक की जगह, यहाँ पर बैंक की जगह गेट आ जाता अगर बिल डिसओनर। सिर्फ इतना चेंज आता अगर मैच्योरिटी पेमेंट नहीं होती तो, बाकी पूरा सेम। फर्स्ट वाले केस में एक एंट्री जुड़ जाती, गेट डेबिट 27,000, डिस्काउंट रिसीव्ड डेबिट 120 टू मिस्टर जैन 27,120। ये एंट्री ऐड हो जाती अगर बिल डिसओनर हो जाता। ध्यान रहे डिस्काउंट जो मिला होता है हमें बीआर देते टाइम वो रिवर्स हो जाता है अगर हमारा बीआर डिसओनर हो जाता है। एग्जांपल दिया था इसका कि फॉर एग्जांपल ऑनलाइन में कोई पेमेंट कर रहा हूँ किसी कार्ड से, उस पर डिस्काउंट है, अगर मेरी ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है तो वो डिस्काउंट भी फेल हो जाएगा। अगर मैं किसी को चेक दे रहा हूँ बदले में डिस्काउंट मिल रहा है, अगर चेक बाउंस हो गया तो डिस्काउंट भी खत्म। इसी तरीके से यहाँ पर अगर डिस्काउंट मुझे मिला था बीआर देते टाइम और अगर बिल ऑफ एक्सचेंज डिसओनर हो जाता है तो डिस्काउंट भी रिवर्स हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीट वापस से डेबिट हो जाएगा। मिस्टर जैन को पूरी पेमेंट करनी होगी 27,120 की, और गेट से उतना ही पैसा मांगेंगे जितने लेने थे 27,000। वोटिंग चार्जेस होते तो ऐड हो जाते, ठीक है जी। तो रेड वाला लिखा है मैंने कि उस केस में है अगर बिल डिसओनर होता है तो। इस क्वेश्चन में डिसओनर नहीं हुआ है इसलिए क्वेश्चन में सिर्फ ब्लैक वाला आंसर है। चलिए जितना करते हैं आज।